हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आईसीएआई का जो सीए फाउंडेशन का कोर्स है, उस कोर्स के अंदर का हमारा बीसीआर यानी कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग है, उसकी पूरी सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। तो बाकी हमारे 9 चैप्टर जो है मैं अब तक कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप पूरी प्लेलिस्ट वहां से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अब तक 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो भी ऑलरेडी सॉल्व करवा रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवा रखे हैं। तो आप उनके भी एनालिसिस को देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 10। आई नो काफी एक वीक के बाद आ रहा है ये वीडियो। थोड़ा सा मैं काम में बिजी हो गया था, थोड़ी तबीयत खराब एंड देन काम में बिजी तो हो गया था, बट आई विल मेक श्योर कि अब ये वीडियो जो है कंटिन्यू रहे और हमारे रिमेनिंग जो 3-4 चैप्टर है उन्हें हम लोग पूरा कर ले एंड देन हम लोग बाकी के क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस भी कर ले, ताकि आप लोगों का जो एग्जाम आने वाला है नवंबर में, उससे पहले आप लोगों का ये पूरी प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। देखिए हमारा जो सबसे पहला सेक्शन है वो है फॉर्मल लेटर्स का। ठीक है, तो हम इसी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। फॉर्मल लेटर्स होते क्या हैं, क्या नहीं होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, सिर्फ लेटर्स की। देखो ये तो सब ऐसे भी हमें पता है कि ये सबसे ज्यादा परंपरागत तरीका है बात करने का, दूरदर्शी बात करने का। हमारे यहाँ युद्ध के न्योते से लेकर के, शादी के प्रपोजल से लेकर के, कबूतर जा जा वाले मैसेज से लेकर के, चील की टांग में रस्सी बांध कहते हैं चिट्ठी डालने से लेकर के, कबूतर के मुंह में चिट्ठी पकड़ाने तक, हर तरह का काम हमने चिट्ठी से किया हुआ है। खत के ऊपर हमारी बॉलीवुड में पता नहीं कितने सारे गाने हैं। डाकिया डाक लाया, या फिर कबूतर जा, या फिर लिखे जो खत तुम्हें, पता नहीं कितनी सारी चीजें। तो लेटर जो है ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हालांकि जो बच्चे 2004 या इसके बाद जिनका जन्म हुआ है, उन्हें इनके बारे में ज्यादा नहीं पता, उन्होंने स्कूल में ही सीखा है। पर इससे पहले जिन बच्चों का 1990s के टाइम का है डेट ऑफ बर्थ है, इसके बाद से लेकर के 2000 से पहले के जितने भी बच्चे हैं, उनको इसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो लोग एक्चुअली जानते हैं कि लोग किस तरीके से लेटर का वेट किया करते थे, या लोग किस तरीके से लेटर लिखा करते थे, क्या श्रेणी होती थी। आजकल तो मैंने देखा है कि 12th क्लास के बच्चों को भी अगर एप्लीकेशन भी लिखनी हो तो वो भी पूछते हैं कि एप्लीकेशन लिखते कैसे है। रीजन यही है कि ये चीज घर पर प्रैक्टिस छूट गई है इनकी। पहले परिवार वालों को लिखना होता था, कुछ भी लिखना था तो आदत होती थी संजोने की। अब ये चीजें छूट गई है। खैर, हम इन बातों में नहीं जाते, जरा तुरंत इंट्रोडक्शन पे आते हैं। लेटर्स आर ए ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है ये तो, कि ट्रेडिशनल तरीका और पॉपुलर मेथड है। अ लेटर इज अ रिटन मैसेज विच इज सेंट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर एंड कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यानी कि एक लेटर के अंदर क्या होता है, एक रिटन मैसेज होता है जो कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास भेजा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। देर आर टू टाइप ऑफ लेटर, दैट इज भी बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर्स। तो क्योंकि हमें इस सेक्शन में इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, इसीलिए इसका छोटा सा हम लोग इंट्रो ले लेते हैं कि इनफॉर्मल लेटर होता क्या। इनफॉर्मल बोल रहा हूँ, नहीं इनफॉर्मल नहीं ना, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर आर लेटर्स रिटन टू द पीपल वी आर फेमिलियर विद, यानी कि जिन्हें हम जानते हैं, लाइक आर रिलेटिव्स, आर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, आप उनको लिखते हैं। दे आर यूज फॉर कैजुअल एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। मैंने अभी आपको बताया ना कि इसकी नॉलेज आजकल के ज्यादातर बच्चों को नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये किया ही नहीं है। बट 2000 से पहले वाले जो होंगे, उन्होंने ये बहुत अच्छे से किया, उन्हें पता है कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं। तो पर्सनल कम्युनिकेशन वगैरह की बात होती है यहाँ पर। द लैंग्वेज एंड टोन ऑफ द लेटर डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कंफर्ट एंड फेमिलियरिटी। यानी कि आप जिस भी इंसान से बात कर रहे हो, आप उसके साथ कितने कंफर्टेबल हो, आपकी उसके साथ फेमिलियरिटी कैसी है, आप उसे कितना जानते हो, इसी के हिसाब से आपकी लैंग्वेज और टोन जो है वो डिपेंड करेगी। लाइक जैसा लेटर आप अपने फ्रेंड को लिखते हो, वैसा ही आप अपनी आंट को भी लिखोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या वैसा ही लेटर आप अपनी सिस्टर को भी लिखोगे, पॉसिबल ही नहीं है। हर एक के साथ हमारा कंफर्ट लेवल अलग होता है, तो लेटर के अंदर टोन भी अलग होगी। इसीलिए यहाँ पर एक बात बोली है दैट देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर के लिए कोई प्रॉपर फॉर्मेट होता नहीं है। हालांकि जब हम लोग सीबीएसई से पढ़ रहे होते हैं या किसी भी बोर्ड से आप लोग पढ़ रहे हो, तो 9th क्लास में हमें दिया जाता है कि इस तरीके से लिखना है, हालांकि इसका कोई फॉर्मेट होता है। देन हम बात करते हैं अब जो हमारा टॉपिक है, दैट इज फॉर्मल लेटर। अब ये होता क्या है।
तो फॉर्मल लेटर्स आर यूज्ड फॉर ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि ऑफिशियल होगा और प्रोफेशनल होगा। तो आपको ये पता है कि कोई भी चीज जो ऑफिस के काम से लिखी जा रही हो या प्रोफेशन काम से लिखी जा रही हो, उनके लिए क्या होता है, एक पहले से वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, जैसा कि यहाँ पर है, दे आर रिटन विद अ पर्टिकुलर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव और सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव इन माइंड एंड नॉट फॉर सेक ऑफ आर्बिट्रेरी कोरस्पॉन्डेंस, यानी इधर उधर की बातें करने के लिए हम बात नहीं करते हैं। हमारा एक ऑब्जेक्टिव पहले से फिक्स होता है, हमारा पर्पस पहले से फिक्स होता है, हमें पता होता है कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। दीज लेटर्स आर कंसाइज, यानी छोटे होते हैं, ये नहीं कि आप बस लिख दो, अब तो लिखना है तो बस सारी भावनाएं डाल दो, नहीं। रिटन इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, एक फॉर्मेट इसका प्रॉपर होता है, उसके अंदर यूज करना है, यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज भी आपकी फॉर्मल होनी चाहिए। द टर्म फॉर्मल लेटर इनकम्पासेस एनी लेटर रिटन फॉर फॉर्मल पर्पस, यानी ऑफिस के काम के लिए या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए और किसी भी फॉर्मल पर्पस के लिए कोई भी लेटर लिखा जा रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फॉर्मल लेटर कहलाएगा। whether that can be a recommendation letter, complaint letter, a job letter और a letter to the editor, यानी किसी भी तरीके का हो, चाहे वो recommendation के लिए हो, complaint के लिए हो, ये सारी क्या कहलाएंगे, हमारे फॉर्मल लेटर कहलाएंगे। अब ये बात है कि फॉर्मल लेटर को हम लोग तीन पार्ट में कैरेक्टराइज करते हैं। पहला आता है बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर, ठीक है। इसके अंदर हमारे क्या क्या चीजें दे रखी है, इंक्वायरी, कंप्लेन रजिस्टर करवाना, आस्किंग फॉर और गिविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो इंक्वायरी तो है ही, साथ साथ आप ये भी कर सकते हो, प्लेसिंग और कैंसिलिंग ऑर्डर, यानी कि आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो, सेंडिंग रिप्लाईज इन द रिस्पॉन्स ऑफ इंक्वायरी और कंप्लेन, ये जो दो लेटर है इनका भी रिप्लाई करोगे आप, और भी कई तरह के लेटर जो है इसके अंदर होते हैं। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर की बात करें, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। खैर, सेकेंड जो टाइप का होता है वो होता है लेटर हाईलाइटिंग द सिविक प्रॉब्लम्स, यानी कि कोई सामाजिक परेशानी है उसके बारे में, जैसा कि हम लेटर टू एडिटर लिखते थे, लेटर टू कंसर्न अथॉरिटीज लिखते थे कि भैया हमारे गली में सफाई नहीं हो रही है, बिजली चोरी हो रही है, चोरी चकारी बढ़ती जा रही है, चैन स्नैचिंग वगैरह बढ़ता जा रहा है, तो इस टाइप की किसी भी सिविक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। और लास्ट है हमारा जॉब एप्लीकेशन, ये जॉब एप्लीकेशन जो हम लोग करते थे। तो इस चैप्टर में हमें ये दोनों चीजें नहीं पढ़नी, ठीक है। ये जो जॉब एप्लीकेशन है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको रेज्यूमे का चैप्टर बता रहा हूँ। रेज्यूमे वाले चैप्टर में हम लोग जॉब एप्लीकेशन की बात करेंगे, ये वाला पोर्शन आपका इस बार है ही नहीं, ठीक है। आपको मेनली इस पे ही वर्क करना है, ओके। चलिए, जैसा कि यहां पर बोला भी हुआ है कि इन दिस यूनिट वी विल फोकस ऑन बिजनेस और ऑफिशियल लेटर ओनली, तो नीचे के दोनों पे हम बात ही नहीं करेंगे। तो एक लेटर लिखने के लिए आप सबसे बड़ी बात की क्या क्या बातें ध्यान में रखते हो, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या करते हो आप, एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट, use the specified format, so you have to use a specific format. If you are not using the format, then it's wrong, you are doing wrong. Then leave a line or additional space between paragraphs, because हमने आर्टिकल में पढ़ा था that between paragraphs if you provide line then it gives you time for breathing, ये एक breathing space बन जाता है। Since no indentation is annotation कह लो या फिर इंडिकेशन बोल लो, ये अलाउड नहीं होता, आप इस तरह के मार्क्स नहीं लगा सकते हो लेटर के अंदर, तो इसीलिए आप एडिशनल गैप या एक लाइन छोड़ दो पैराग्राफ के पीछे, तो ज्यादा अच्छा लगता है। थर्ड, स्टेट योर रीजन फॉर राइटिंग इन योर फर्स्ट पैराग्राफ, योर फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी, अच्छा ये बात की फर्स्ट पैराग्राफ की मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे जो है वो लेटर को या तो सिंगल पैराग्राफ में डाल देते हैं या तो डबल पैराग्राफ में। आपका जो भी फॉर्मल लेटर होगा उसको आपको मिनिमम 3 पैराग्राफ के अंदर आपको बताना है, 3 पैराग्राफ आपको बताने ही बताने हैं। फर्स्ट आपका इंट्रो हो जाएगा, ठीक है, सेकंड आपकी मेन बॉडी हो जाएगी और थर्ड आपका कंक्लूजन हो जाएगा। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इतने पे ही छोड़ दूंगा, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसके अंदर आप बताओ कि रीजन बताओ कि आप ये लेटर लिख क्यों रहे हो। सेकंड, कीप योर लैंग्वेज सिंपल, जो कि ऊपर भी हमने बोला है, फॉर्मल लैंग्वेज है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं। एट ऑल टाइम्स एड डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन दैट विल मेक द एड्रेसी, यानी कि जो रिसीवर है आपके लेटर का, टास्क इजी, यानी जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगती है कि ये चीज मेरे को प्रोवाइड करनी चाहिए, वो सारी डिटेल सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाओ, अनटिल अनलेस वो रिलेटेड ना हो। जितनी भी चीजें रिलेटेड है वो आप सारी डाल सकते हो, क्योंकि लेटर कंसाइज भी होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है, सॉरी CIS, ठीक है। देन if you may wish to make a reference to a previous letter or conversation, पेमेंट या किसी भी चीज के, आप प्रीवियस किसी भी चीज के बारे में अगर आप रेफरेंस देना चाहते हैं
तो उसकी डिटेल बताओ, जैसे आप उसकी डेट बताओ, आप उसका इनवॉइस नंबर बताओ, कोई कोटेशन है कोटेशन, कोई चेक नंबर है कोई चेक नंबर। तो कुछ भी अगर आप प्रीवियस से रिलेटेड कर रहे हो तो उसका रेफरेंस देने के लिए आपको ये डिटेल्स जो है डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बड़ा सिंपल सा है कि ऑलवेज बी जेंटल एंड कोर्टियस, कि ये आप पे डिपेंड करता है कि जब आप कोई लेटर लिख रहे हो तो आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। बहुत टाइम बच्चे क्या करते हैं कंप्लेन लेटर में, या फिर जब किसी को शिकायत कर रहे होते हैं या कोई कंप्लेन दर्ज करवा रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि जैसे हम लोग उनसे बात नहीं करते कहते हैं कॉल सेंटर वालों से, धमका देते हैं कि मेरे पैसे वापस करो, ये करो वो करो, इस तरीके से लेटर में भी लिख देते हैं। नहीं, आपकी लैंग्वेज जेंटल होनी चाहिए और कोर्टियस होनी चाहिए, यानी आपकी सभ्यता वाली होनी चाहिए, ठीक है, दरबारों वाली होनी चाहिए, बिल्कुल इज्जत वाली, ठीक है। तो डायरेक्टिंग द रिसीवर्स कोर्स ऑफ एक्शन की, जो इसको आपका लेटर मिल रहा है उन्हें क्या क्या काम करने हैं आप ये भी बता सकते हो, तो आपकी लैंग्वेज जेंटल होनी चाहिए। इसी चीज को आगे एक्सटेंड किया दैट डू नॉट फॉरगेट टू बी पोलाइट इवन इफ इट इज अ कंप्लेन लेटर बाय यू आर राइटिंग, भले आप कंप्लेन लेटर लिख रहे हो, धमकाने की जरूरत नहीं है, बी पोलाइट। क्योंकि कस्टमर या किसी से भी आप बात कर रहे हो, आप उसको डायरेक्ट नहीं जानते हो, आप उसको किसी के रेफरेंस में बात कर रहे हो, तो प्लीज बी पोलाइट। चेक टू इंश्योर दैट योर लेटर इज फ्री फ्रॉम एनी मिस्टेक दैट इज ग्रामेटिकल और स्पेलिंग। तो इसका तो भैया एक ही इलाज है कि प्रैक्टिस करो, पढ़ो, जितना इनपुट डालोगे उतना अच्छा है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर पढ़ लेते हैं। देखिए फॉर्मेट, ये तो इधर एग्जाम्पल का दे रखा है, ठीक है, इसको छोड़िए, इस साइड को इग्नोर मार देंगे तो भी चलेगा, बट फिर भी सबसे पहली चीज होती है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि आपका पता। भेजने वाले का पता नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं आपका पता। आपका पता मतलब कि या तो ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा एड्रेस, या तो क्वेश्चन पेपर में ये एड्रेस प्रोवाइडेड होगा, अदरवाइज हमारा बचपन से फेवरेट एग्जामिनेशन हॉल। और क्योंकि जो बच्चे जिस भी स्टेट से दे रहे हैं, अगर कोई कोलकाता से दे रहा है तो वो कोलकाता लिख देगा, कोई दिल्ली से लिख रहा है तो दिल्ली लिख देगा, 2 लाइन का एड्रेस, काम खत्म। या तो क्वेश्चन पेपर में एड्रेस दे रखा होगा इस तरीके का, और ट्राई करना कि 3 लाइन में लिखे, इसकी तरह 1 लाइन में ना लिखे, ये है ना, R27, फिर यहाँ पर ब्लॉक ए, ग्रेटर कैलाश, यहाँ पर ही लिख दिया, और फिर यहाँ पर पुणे, इस तरीके से, ठीक है। तो 3 लाइन में डालें पुणे। देन डेट, सेकंड पॉइंट हमारा आता है डेट, जो कि आपको पता ही है, बचपन से लिखते हुए आ रहे हो। देन आता है डेजिग्नेशन नेम ऑफ द एड्रेस, यानी जिसको लिख रहे हो भैया उसकी पोस्ट क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, यानी कि रिसीवर, जो भी आपका लेटर रिसीव करेगा उसका एड्रेस, तो ये उसका एड्रेस हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स में बच्चों के साथ थोड़ी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि बचपन से सीबीएसई का जो हमने फॉर्मेट पढ़ा है उसमें हम लोग पहले सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बाद में सैल्यूटेशन पढ़ते हैं। ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाली बात नहीं है, ये बात है कि सीबीएसई जो है वो अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करती है, ठीक है। और अमेरिकन इंग्लिश सब्जेक्ट पहले आता है, सैल्यूटेशन बाद में आता है। बट वहीं पर अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें, जो कि आपकी आईसीएआई फॉलो करती है, आईसीएआई जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करती है, तो इसमें सैल्यूटेशन यानी सर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ये जो है सब्जेक्ट से पहले आता है। तो आप यही वाला फॉलो करें, सैल्यूटेशन ऊपर कर दें, ठीक है। देन बात करते हैं हम लोग कंटेंट की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कंटेंट में हम लोग 3 पैराग्राफ बनाते हैं। पहला पैराग्राफ होगा जो कि इंट्रोडक्शन के बारे में बताएगा, ये ना कंक्लूजन यहाँ नहीं आना चाहिए था एक्चुअली, कंक्लूजन मेरे ख्याल से यहाँ आना चाहिए था, हाँ, ये इस वाले डब्बे में नहीं आना चाहिए था, ये कंक्लूजन यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ नहीं, नीचे आना चाहिए था, ये वाली लाइन ही नहीं आएगी, ये पूरा एक ही डब्बा है। तो कंटेंट में इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन यानी कि जो भी आप जिस लिए लिख रहे हो सबसे पहली बात वो, फिर उसके बाद बॉडी, आप जो मेन डिटेल डालना चाहते हो, और फिर आप जो लेटर के कंक्लूडिंग पार्ट कर, ठीक है। तो हमारा सबसे क्या हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन हो गया। लास्ट में आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी कि योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, फिर सिग्नेचर एंड योर डेजिग्नेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो तो आप भी किसी ऑफिस से ही क्या करोगे, रिलेट करोगे, तो वहां पर आपको भी ये लिखना पड़ेगा। अब उसी की एक्सप्लेनेशन दे रखे, ये तो आप लोगों को बताइए सेंडर से एड्रेस क्या होता है, ये आपका जो भेज रहा है उसका कंप्लीट एड्रेस होता है और उसमें डिटेल डाली जाती है और ये टॉप पे होता है। फिर डेट, ये तो इंपॉर्टेंट है ऐड करना, क्योंकि अगर आप आगे भी कम्युनिकेट करोगे तो आपको इसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि इस डेट को हमने ये किया था, तो जिससे क्या होता है आप इजीली टैब रख सकते हो, यानी एक रिकॉर्ड रख सकते हो कि हम किस लेटर की बात करें। देन सैल्यूटेशन, क्योंकि आप ग्रीटिंग कर रहे हो, आपकी ग्रीटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो बिगिनिंग में डालना पड़ेगा ये। फिर आपके सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट लाइन लिखोगे, क्योंकि यही सब्जेक्ट लाइन जो है, द सब्जेक्ट इज एंटर्ड immediately after salutation, it is a brief statement of the issue or matter
द सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू, यानी कि हम किस बारे में लेटर लिख रहे हैं उसका हम लोग क्या दे देते हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. इट मस्ट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रिसीवर एंड हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड क्विकली व्हाट द लेटर इज गोइंग टू बी अबाउट, यानी कि क्या होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है तो क्यों नहीं. देन कंटेंट है, कंटेंट के अंदर हमारे पास 3 पैराग्राफ है सिंपल से. पहला है द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इसके अंदर हम लोग द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर के अंदर ये हमेशा लिखना चाहिए और एक कंसाइज मैनर में होना चाहिए, यानी 2 से 3 लाइन, इससे ज्यादा मत लिखो, 3 लाइन बहुत हो गया. देन बॉडी आपके पास, यहाँ पर आप अच्छा खासा लिख सकते हो, 6 से 7 लाइन, अगर चाहो तो 8 भी लिख सकते हो, तो इसमें आपके पास पूरा अलाउड होता है. आपको सारी डिटेल जो है, की पॉइंट्स जो है वो उसके अंदर डालने हैं, कन्वे करने सारी डिटेल्स, पर एग्जैजरेट नहीं करना, यानी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है. सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है जो कि इजीली अंडरस्टैंड हो. देन कंक्लूजन है, जो कि 3 से 4 लाइन बहुत ज्यादा हो जाती हैं, इतना में काफी है. द कंक्लूजन इज द डिक्लेरेशन ऑफ द राइटर्स पर्पस ऑफ राइटिंग, यानी कि भैया मैं इस पर्पस की वजह से लिख रहा हूं और जो रिसीवर है, जो भी मेरा लेटर पढ़ेगा, उससे मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है, व्हाट ही थिंक्स द नेक्स्ट स्टेप शुड बी एंड द फर्दर एक्शन दैट ही मे टेक, यानी कि या तो वो बता दे कि उनके लिए हिसाब से अगला स्टेप क्या होगा, या फिर हम ही बता रहे कि उनका अगला स्टेप क्या होना चाहिए. जैसे कंप्लेन लेटर है तो हम बोलते हैं कि अगर आप रिपेयर करवा सकें या फिर आप रिफंड कर सकें, ठीक है, ये हो गया. अगर आप इंक्वायरी करते हैं तो आप बोल सकते हैं ना कि आप मुझे इसकी जानकारी दें ताकि हम लोग, और बताएं कि मैं अपना ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकता हूं, तो आप नेक्स्ट स्टेप भी पूछ सकते हो उनसे. मोर ओवर द राइटर शुड ऑलवेज होप फॉर अ पॉजिटिव रिएक्शन, यानी आपको ये मान के चल रहा है कि जो लेटर पढ़ रहा है वो आपको पॉजिटिव रिप्लाई देगा, ठीक है. एंड रिप्लाई मस्ट यूज लाइक टर्म्स, यानी कि आपको करना है थैंकिंग यू विद वार्म रिगार्ड्स बिफोर साइनिंग ऑफ, इस तरीके की चीजें आपको क्या करनी है, यूज करनी है. लास्ट में आपको एक और चीज ये रखनी है, एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे द कंक्लूडिंग लाइफ फॉर अ जॉब एप्लीकेशन में भी, यानी कि अगर आप एक जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर आप ये एंड में लिख सकते हो, आई विल बी रेडीली अवेलेबल फॉर अ पर्सनल इंटरेक्शन एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस इन केस माई कैंडिडेचर इज कंसिडर्ड फॉर द ए फॉर सेड पोस्ट, ये डाल सकते हो आप. या फिर अगर आप कोई कंप्लेन कर रहे हो तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हो, इट इज अपेरेंट फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द मशीन दैट इट इज अ डिफेक्टिव पीस, since the machine is in the guarantee period I would like it to be replaced with a new one but of the same model at the earliest. धमका नहीं रहे हो, बस आप क्या बोल रहे हो, मैं चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी ये गारंटेड पीरियड के अंदर है, ये नहीं कि आके रिप्लेस कर दो, 2 दिन में दे ही देना वरना मैं केस कर दूंगा, ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी. देन हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के ऊपर, जो कि लास्ट होता है. तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज द टर्म प्रायर टू योर सिग्नेचर इन द लेटर, यानी आपका जो सिग्नेचर होगा और उसके नीचे जो आपकी डेजिग्नेशन होगी, ठीक है, डेजिग्नेशन, एक मिनट इसको सही से लिख देता हूँ, ज्यादा भी डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है. डेजिग्नेशन, जो भी आपकी पोस्ट वगैरह है वो सब लिखने से पहले आप ये करते हो, द साइंग ऑफ फ्रेज शोज दैट योर रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन फॉर द पर्सन हु इज कंसीडरिंग द रिक्वेस्ट इन योर लेटर. तो जो रिसीवर है आप उसको क्या करते हो, थोड़ा अच्छा फील कराते हो. फॉलोइंग ऑप्शन गुड है, यानी आप योर्स रिस्पेक्टफुली, योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, विद एप्रिसिएशन, विद सिंसियर एप्रिसिएशन या फिर विद सिंसियर थैंक्स, ये लिख सकते हो, ठीक है. तो आज हम लोग पार्ट 1 जो है लेटर का वो यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि आगे आपको दे रखा है अलग अलग टाइप के ऑफिशियल लेटर जो है उनके बारे में दे रखा है. मैं जो ऑलरेडी गिवन एग्जांपल्स है वो नहीं करवाऊंगा, बल्कि इसके लिए मैं अलग अलग 7 पार्ट लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं हर पार्ट में क्या करूंगा कि एक लेटर लिख करके दिखाऊंगा आपको कि बिजनेस लेटर इस तरीके से लिखा होना चाहिए, या तो जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा होगा उसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना, कि लेटर ऑफ इंक्वायरी है तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स डालने चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए, इस तरीके से मैं अलग अलग पार्ट्स बनाऊंगा. तो अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी तो प्लीज गिव इट अ लाइक, अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखना चाहिए तो प्लीज शेयर, और इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा. एंड अगर आपने अभी तक ये जो मेरा सब्सक्राइब वाला बटन है इसको नहीं दबाया है एक बार, और ये अभी भी रेड कलर का दिख रहा है, तो इसे रेड कलर से चेंज करके ग्रे कलर का बना दो. पता नहीं क्यों वेट कर रहे हो अभी तक, मैं तो ऐसी वीडियोस लाता ही रहूंगा लगातार आपकी हेल्प के लिए, ठीक है. तो चलिए, दैट्स बीन सेड, ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं. बी सेफ, बी हेल्दी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम.